आज तो क्लास के पहले चॉकलेट खाऊंगा। सर थोड़ा सा मैं भी ले लो, ठीक है। मैं भी तो अनाथ हूँ। चलो भाई, ठीक है, बाय बाय। एक यार पूरी चॉकलेट खा गए, मैं क्या करूं भाई। चलो ठीक है बेटा, चैप्टर ही चालू कर देते हैं। तो बेटा आपने जैसे कि देखा जितनी भी चॉकलेट है उसमें सबने खा लिया, इसका मतलब है स्केर्सिटी से ही हमारी इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है। चलो जी चैप्टर चालू करते हैं। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर। लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। चलो बेटा फटाक से चालू करते हैं हमारा ये सब्जेक्ट, लेकिन इससे पहले समझेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमिक्स समझने के लिए पहले इकोनॉमी क्या होती है यह समझना जरूरी है। सरल भाषा में समझाता हूं, एक सिस्टम जहां पर एक मीन्स मिलता है लोगों को काम करने का और पैसा कमाने का। अब ध्यान से समझना, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। जैसे कि हमारे प्रशांत भैया को आज हमने खेती करने लगा दिया। जैसे ही खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, तो बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है बॉस। तो भैया ये आपकी इधर मेहनत के साथ पैसा मिल गया, वर्क भी मिला, लिविंग भी मिल गई। दूसरी चीज ओलिविया जा जी ले अपनी जिंदगी। शोभित भैया वहां से हाथ दे रहे हैं, बेटा जल्दी आ जा, मैंने 2 टिकटें कराई है, तू नहीं आई तो मेरा दूसरा टिकट फेल हो जाएगा ना यार, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब जो शोभित भैया ने 2 टिकटें ली है उसमें पैसा कहां जा रहा है? रेलवे को जा रहा है। रेलवे के टीटी कमा रहे हैं, रेलवे का जो आपका कर्मचारी होगा जो ट्रेन चलाता है वो कमा रहा है, आपका जो स्टेशन मास्टर है वो कमा रहा है। ऐसे कई सारे लोग पैसा कमाते हैं, काम करते हैं रेलवे के अंदर, तो ये भी मीन्स ऑफ लिविंग देता है। उसके साथ साथ बेटा ट्रक वाला भी तो देखो, हमारे दिगराज भैया आज ट्रक चला रहे हैं। इनके ट्रक के पीछे पता है क्या लिखा है? इनके ट्रक के पीछे लिखा है धीरे धीरे चलेगा तो बार बार मिलेगा, जल्दी जल्दी चलेगा तो हरिद्वार मिलेगा। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि भैया ये जो अच्छा ट्रक वाले की एक खास बात ये होती है, इनके हॉर्न में जो साउंड होता है बढ़िया मजा आता है, टाना ना 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 ना। तो बेसिकली आप देखोगे तीनों काम है और इकोनॉमी में तीनों काम हो रहे होते हैं। तीनों काम से लोगों को एक मीन्स ऑफ लिविंग मिलता है, मीन्स ऑफ वर्क मिलता है, तो इसे ही हम इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि हम ये इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है किसी कमी की वजह से। अब कमी क्या है ध्यान से देखना, हम 4 भाई चारों दवाई, इस पे छोटे भाई पे 15 रुपए, मेरे पे 10 रुपए, मेरे बड़े भाई पे 5 रुपए और सबसे बड़े भाई पे 20 रुपए है, टोटल मिला के 50। ठीक है, हमारी जेब में कोई भी पैसा इससे बड़ा है नहीं, 20 रुपए से बड़ा नोट ही नहीं है पूरे ग्रुप में। हम जा रहे हैं मेला घूमने, ये एक्चुअल कंडीशन है हमारी स्कूल के टाइम की। 5-5 रुपए इकट्ठा करते थे एक चाउमीन खाने के। भाई साहब ऐसी गरीबी देखी ना, क्या बताऊं तुम लोगों को। तो मेले में गए, पहले काउंटर पे गए, देखा 200 रुपए का। अब उससे बहस कर रहे हैं, भैया पिज्जा के ना 4 टुकड़े कर दो, उसमें से 1 टुकड़ा हमको दे दो, चारों भाई खा लेंगे। क्यों? 85 रुपए। वो मार मार के भगा रहा, भग जाए यहां से, नहीं तो ये कर दूंगा, कंप्लेंट कर दूंगा। पहला 200 रुपए, दूसरे पे गए, वो बोलता है भैया 150 रुपए की पेस्ट्री है। हमने बोला क्रीम खिला देंगे, बाकी की ब्रेड तू रख लेना। फिर उसने जूते मार के भगा दिया। फिर हम गए चाट खाने, चाट 100 रुपए की। भगवान, माथा पकड़ के तीनों चारों भाई बैठ गए। मैंने बोला यार इस जमाने में तो पेट पूजा नहीं हो पाएगी। फिर गए चाट पानी पूरी खाने, वहां पे भी यही हाल, 120 रुपए के 4 लोगों की पानी पूरी। ले दे के एक हिसाब किताब क्लियर हुआ। गन्ने का जूस था 10 रुपए का, चारों भाई ने चुपचाप गन्ने का जूस पिया। बाकी लोगों को झूले वूले में झूलता हुआ देखा, मिक्की माउस तक नहीं झूल पाए यार, ना ये बुलबुले बनाने वाली बना पाए, कुछ भी नहीं। इतना चारों गरीबी देखो तुम। तो प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स में? प्रॉब्लम ये है, या समस्या पढ़ाई इसलिए की जाती है क्योंकि हम यहां पे स्केर्सिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इसी वजह से चल रही है। अब ध्यान से देखना, क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना वो स्केर्सिटी वर्ड से आ रही है। स्केर्सिटी क्या होती है बेटा? जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और लोगों की डिमांड ज्यादा, मांगने वाले ज्यादा, देने वाले कम। जैसे कि 100 लोगों को गाड़ी चाहिए लेकिन गाड़ी हमारे पास 10 ही है, तो प्रॉब्लम क्या होगी भैया? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब जैसे कि पेट्रोल एक रियलिस्ट एग्जांपल है। पेट्रोल एक स्केर्स क्वांटिटी में हमें पता है कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह भी नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा या वो बहुत कम क्वांटिटी में। प्रॉब्लम यह भी है कि भैया इसका सही से इस्तेमाल करो।
इसीलिए कहते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। कि आप जिस भी ऐसी स्केर्स रिसोर्स को इस्तेमाल करो इस तरह से करो कि कभी भी उसका कोई वेस्टेज ना हो, पूरी तरीके से इस्तेमाल करो। कर रहे हो तो वो नहीं होता नींबू निचोड़ने के बाद ऐसे 2-3 हाथ लगा के एकदम की आखिरी बूंद भी वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। फिर आता है हमारे पास स्केर्सिटी इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, इस स्केर्सिटी की अंदर भी एक और प्रॉब्लम है कि अगर कोई रिसोर्स आपकी अगर कम होती है ना, प्रॉब्लम वो नहीं है कि वो किसी डिमांड को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती, प्रॉब्लम ये कि इसके भी 4 यूजेस हैं। जैसे कि पेट्रोल सिर्फ गाड़ी में थोड़ी डल रहा है, गाड़ी में सिर्फ डल रहा होता तो शायद इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, पर गाड़ी की जगह मशीनों में भी डलता है, उसके साथ साथ एयरप्लेन में भी डलता है। अब कैसे समझेंगे इसको, मैं एक और एग्जांपल से बताता हूं। अब आती है बेटा अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारे बबलू भैया इनकी ना बहुत हमारी जो है अनलिमिटेड वांट्स है। एक इंसान की ना इच्छाएं जो होती है अनलिमिटेड होती है, एक पूरी होती है उससे पहले दूसरी रेडी है कि हाँ ये भी मिल जाए, ये भी आ जाए, गाड़ी भी आ जाए, बंगला भी आ जाए। इन भाई साहब की बबलू भैया की इच्छा है कि इनको एक लुगाई मिल जाए, इनकी शादी हो जाए। ये पहली इच्छा है इनकी, जीवन की पहली इच्छा है ना। देखो सबसे पहले शादी पहली इच्छा करी, फिर उसके बाद बोल रहा है कि भैया 10-15 ठुइयां बच्चे हो जाएं, ये दूसरी इच्छा है, ये दूसरी इच्छा है। अब 10-15 बच्चे, एक बीवी, माँ बाप, सबके साथ कहां रहेगा, बड़ा घर भी तो होना चाहिए साहब। मतलब अब इतना खर्चा हो ही गया, मालिक तो एक घर भी ले ही लेते। अब घर आ गया तो भैया 10-15 ठुइयां बच्चा को लेकर कहां घूमेंगे, इनको चाहिए गाड़ी। वैसे गाड़ी नहीं, इनको तो बस की जरूरत है जिस हिसाब से लोग हैं, लेकिन भाई गाड़ी भी तो चाहिए ना आदमी को, तो गाड़ी की भी इच्छा है। और गाड़ी के साथ अब सब कुछ हो गया तो भैया स्मार्ट भी लगना, बॉडी शॉडी भी बन जाए, डंबल डुम्बल उठा रहे हैं देखो। तो आदमी की इच्छाएं कभी खत्म हो ही नहीं रही है। आप इंसान की इच्छाओं को कभी खत्म कर ही नहीं सकते। दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। तो कभी बुरा नहीं मानना, अगर आपसे कोई बुरा मान जाता है तो भैया आप कभी किसी को पूरी तरीके से तो खुश कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंसान की इच्छाएं ज्यादा है, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिसोर्सेज जो है हमारे पास स्केर्स है। जैसे ही बटुआ निकाला 1 रुपए का सिक्का दिख रहा है, शादी भी इसी से करेगा क्या, गाड़ी भी इसी से खरीदेंगे क्या, इसी से घर बना के इसी से बॉडी बनाएंगे क्या, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है भाई। लेकिन आपके पास जैसी रिसोर्स कम है, लेकिन क्या इससे आप स्टिल कुछ खरीद सकते हो? हाँ, तो क्या खरीद सकते हो बेटा, इसी रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूसेस भी हैं। क्या है, ध्यान से देखना। ये गया दुकान पे, बोलता भैया 1 रुपए वाली टॉफी दे देना, बोलता है कौन सी वाली। इसका तो दिमाग ही फट गया वहां पे बबलू का कि इतने में क्या इतने ऑप्शन है। हाँ है भैया, 1 रुपए में भी बहुत सारी चीजें। आप च्युइंगम खा सकते हो, आप मेलोडी खा सकते हो, आप ऐसे कई सारी चॉकलेट्स खा सकते हो, पर इसने क्या लिया, इसने मेंटोस लिया और दिमाग की बत्ती जलाई कि भैया ख्वाहिशें अलग चीज होती है, उसको पूरा करना अलग होता है। तो इसने इतनी ख्वाहिशें जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में करना मुश्किल है, तो पहले रिसोर्सेज बढ़ाओ फिर ख्वाहिशें पूरी करो, ठीक है। तो बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, देन स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज हमारी कम है, इंसान की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, और उसके साथ उसके यूजेस भी अल्टरनेटिव है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, 1 लीटर दूध है घर में, लेकिन 10 लोग पीने वाले। एक बोलता है मुझे चाय चाहिए, एक बोलता है कॉफी चाहिए, एक बोलता है मुझे छाछ चाहिए, एक बोलता है मुझे पनीर खाना है, एक बोलता है मुझे घी चाहिए, एक बोलता है मुझे बटर चाहिए, एक बोलता है मुझे मिठाई खानी है। बेटा प्रॉब्लम यह नहीं है कि हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्या अगर सब लोग चाय मांगते तो 1 लीटर में बन जाती? शायद बन जाती, थोड़ी थोड़ी सबको मिल जाती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। दूध से इतनी सारी चीजें बनती हैं, तो सबकी इच्छाएं अलग अलग है, फिर क्या करें, किसके लिए बनाएं? तो वही एक प्रॉब्लम है जो हमें यहां पे समझनी पड़ती है। समझ आया कि हमारे देश में रिसोर्सेज तो है, लेकिन किसके लिए क्या बनाए, यही प्रॉब्लम हमें समझनी पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं बेटा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, सिंपल चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव बोलता है कि भैया इट डील्स विद द व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व हो रही है उसको बताता है, कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन, इसको बताता है। नॉर्मेटिव बताता है व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए,
व्हाट आउट टू बी, होना क्या चाहिए और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, यह बताता है प्रॉब्लम है क्या और कैसे सॉल्व हो रही है, यह बताता है प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे बताता है, अजम्पशन वाला बात बताता है, ये ऐसी वाली बात बताता है क्या होना चाहिए और ये बताता है क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखो वेरिफिकेशन कैसे होगा। बेटा आपको कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व हो रही है, आप एक्चुअल डेटा को देखोगे, हाँ या ना। ये क्या करेगा बेटा, ये एक्चुअल डेटा से वेरीफाई हो ही नहीं सकती, एक्चुअल डेटा तो बताएगा ना क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल डेटा प्रॉब्लम को बताता है, ये नहीं बताता कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो आप अपने असम्पशंस लगाते हो, बाकी चीजों से आप पता करते हो कि क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, सिंपल पर्पस है भैया, ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इट मेक्स द रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपके देश में या आपकी इकोनॉमी में कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसका एक रियल डिस्क्राइब करता है, ये रियल डिस्क्रिप्शन होता है। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि आइडियल डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, कैसे चीजें वर्क करनी चाहिए, ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, फिर आता है सजेस्टिव। बेटा यहां पे कोई सजेशन चलता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, तभी तो बोला ना प्रॉब्लम क्या है, तो सजेशन उसमें नहीं होता, सजेशन किस में आता है, क्या होना चाहिए उसे हम सजेशन कहते हैं, समझ आया। इट इज अ सजेस्टिव इन नेचर, क्यों, क्या होना चाहिए बता रहा है इसलिए सजेशन है, क्या है उसमें सजेशन नहीं होता। फिर आता है वैल्यू जजमेंट। बेटा सिंपल सी बात है, इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, ये कोई भी जजमेंट नहीं सुनाता, क्योंकि बता रहा है क्या है। जजमेंट कौन देता है, क्या होना चाहिए, तुमने गलत किया, ये जजमेंट नहीं है, तुमने गलत किया, ये जजमेंट है। ठीक है, क्या करना चाहिए था, ये तुम्हें एक जजमेंट की तरह बता रहा है। ठीक है, सो बेसिकली जब आप इन चीजों को समझते हो तो आपको समझ आता है ये जजमेंट नहीं होता, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जजमेंट नहीं है, लेकिन ये जजमेंट है, क्या होना चाहिए ऐसा बताता है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, प्राइस बढ़ते जा रही है देश के अंदर, देश की इकोनॉमी में प्राइस बढ़ती जा रही है, इट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, कि इंडिया को कुछ ऐसे स्टेप लेना चाहिए जिससे प्राइसेस बढ़ती जाए तो उसको कम कर दें, कुछ कम कर दें। यहां पे क्या बता रहा है कि बढ़ती जा रही है, ये बता रहा है कि भैया लोगों के बीच में इनइक्वालिटी है, इनकम के अंदर अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये क्या बता रहा है कि भैया इनकम इनइक्वालिटी तो है देश में, जिसको कम करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए ये बता रहा है, क्या है ये बता रहा है। पॉजिटिव इज सेड कि क्या है और नॉर्मेटिव बताता है कि क्या होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाले का आप स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो बेटा फटाक से चालू करते हैं अपना ये डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जितने स्टार बना सकते हो बना दो, तो इसको फटाक से समझेंगे। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। पहली बात तो ये दोनों अपने आप में पार्ट्स हैं सब्जेक्ट के, जो कि एक होता है 11th में जो कि आप पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी हम पढ़ रहे हैं, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 12th में होता है, अगर सीबीएसई को कंसर्न करके बोलूं तो इन दोनों में फर्क क्या है इसको समझते हैं, और बहुत बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान से सुनना। बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है जो कि बिहेवियर को पढ़ता है, किसके, एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट क्या इंडिविजुअल की इकोनॉमी के बिहेवियर को समझता है, उसे क्या कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो एग्रीगेट में सबके साथ बात करे, जब सारे के सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स को अक्यूमुलेट कर लिया जाए, एग्रीगेट कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तो हम क्या बोलते हैं भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मतलब इंडिविजुअल की बात हो तो यहां, और अगर सबको मिलके बात हो तो यहां। ठीक है, अब आता है सर टूल्स क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई आपके टॉपिक्स का नाम है। ठीक है, अब इसमें ही एक इंडिविजुअल की डिमांड को भी देखते हैं, एक मार्केट की डिमांड को भी देखते हैं, लेकिन जब हम पूरे इंडिया होल की डिमांड या पूरे इंडिया होल की सप्लाई की बात करें, जो कि होता है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, तो उससे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इज अ लार्ज वर्ड, माइक्रो इज अ स्मॉल वर्ड। ठीक है, माइक्रो आप समझोगे छोटा होता है, मैक्रो इज बड़ा। ठीक है, फिर आता है बेसिक ऑब्जेक्टिव। क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव, सिंपल है भैया, ये डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को, है ना, एक कमोडिटी की प्राइस क्या है उसको बता रहा है। ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सिंपल ऐसी चीज को बता रहा है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। ये बता रहा है डिटरमाइज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, देश की इनकम क्या है,
देश का एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, पूरे देश इकट्ठे की जब बात हो तब मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जब एक इंडिविजुअल की बात हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, डिग्री क्या है बेटा, इसकी डिग्री लिमिटेड है क्योंकि छोटे एस्पेक्ट में बात करता है, हाँ या ना। इसकी डिग्री हाईएस्ट है क्योंकि बड़े एस्पेक्ट में बात करता है, समझ आया, हाँ या ना। लास्ट थर्ड पॉइंट अपना अजम्पशंस क्या है बेटा, जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अजम्पशंस की बात करोगे तो हम बेसिक अजम्पशन में सारे मैक्रो वाले, इस वाले के जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको कांस्टेंट रखते हैं। मतलब क्या, जब मान लो हमें कोई चीज कैलकुलेट करनी हो, कोई चीज निकालनी हो, तो हम देश के पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम मतलब देश की इनकम, इसको कांस्टेंट कर रख देंगे कि बढ़ रही है कम हो रही है हम नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे जितनी है उतनी रख दो अभी फिक्स। ठीक है, कंजम्पशन सेविंग्स कि लोग कितना सेव कर रहे हैं, हमारे देश में कितनी सेविंग्स हो रही है, हमारे देश में कितना कंजम्पशन हो रहा है, वो भी सब कांस्टेंट रख देंगे, इसको चेंज नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को चेक नहीं कर पाएंगे। जब सब चीजें बदलेंगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसका असर किस पे हो रहा है। तो आप एक चीज को रख दो, दूसरी चीज को चेक करो। फॉर एग्जाम्पल, एक घर के अंदर जब आपका बिजली का बिल आता है तो लाइट की वजह से भी आता है, फैन की वजह से भी आता है, एसी की वजह से भी आता है, टीवी की वजह से भी आता है, चार्ज करते हो फोन उसकी वजह से भी आता है। पर किसकी वजह से सबसे ज्यादा आता है? तो आप क्या करोगे, बाकी सबको बंद कर दोगे और आप एक ही चीज यूज करोगे, फिर चेक करोगे कि इसकी वजह से कितना बिल आया, हाँ या ना। तो सेम तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल को चेक करने के लिए आप इसके सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हो, और सेम वे इसके वेरिएबल्स को चेक करने के लिए आप सारे इसके वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हो। समझ आया? तो यहां पे इट assumptions that all the micro variables like decision of household, firm, price of individual products etc are constant। इसके सारे वेरिएबल्स यहां पे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है अपने पास 2 पॉइंट्स और हैं। एग्जांपल क्या है, एक इंडिविजुअल इंसान की इनकम और उसके साथ साथ उसका आउटपुट, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहां पे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, कितना पूरा देश बना रहा है, कितना एक इंडिविजुअल बना रहा है, ये दोनों के बीच का कंपैरिजन होता है। ठीक है, एंड लास्ट इज, दूसरे नामों से क्या माना जाता है, इसको बेटा प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, इसको एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये मेजर इसका डिफरेंस वाला पार्ट था। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, अब आता है अपने पास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। बेटे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या? जैसे कि मान लो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी नॉट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बेसिक प्रॉब्लम है कि इंसान को अगर कोई भी चीज चाहिए तो उसको लगता है पैसा, पर आदमी अगर अनएम्प्लॉयड है तो उसी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बेटा घर नहीं हो उसके पास तो किस वजह से नहीं है? क्योंकि पैसा नहीं है। एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है क्योंकि कमाता नहीं है। खाने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि कमाता नहीं है। ठीक है, मान लो हॉस्पिटल फैसिलिटीज के लिए पैसा नहीं क्योंकि कमाता नहीं है। ठीक है, मान लो शेल्टर हो गया अपना, मान लो और कोई भी चीज है, जैसे कोई वांट्स अगर पूरी इच्छा करनी हो उसकी, तो उसके लिए भी अगर पैसा नहीं है तो क्या बोल सकते हैं? बेसिकली ये अनएम्प्लॉयड है। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि भैया आदमी पैसा नहीं कमा रहा है, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम रिवॉल्व कर रही है। अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें तो बाकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी अपने आप। आपको लोगों के लिए घर नहीं देना पड़ेगा, आप लोगों को खाना नहीं बांटना पड़ेगा, आपको लोगों को भैया हॉस्पिटल फैसिलिटीज को फ्री नहीं करना पड़ेगा, आप बस नौकरी दिलवा दो, बाकी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है देश की? ये 3 चीजों पर आधारित होती हैं। ये 3 आपके ऐसे सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम निकालने के लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। रोज घर का काम है, घर में मम्मी रोज पूछ रही क्या बनाऊं आज, समझ नहीं आ रहा, सब्जी ये नहीं है वो नहीं है, ये इडली बना दूं क्या, अरे डोसा बना दूं क्या, पाव भाजी बना दूं क्या। हर कोई अपना अपना दूसरा आइडिया दे रहा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या है और कितना बनाना है। दूसरा पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। अब बोल तो दिया ब्रुशेटा बना दो, बोल तो दिया लजानिया बना दो, लजानिया तो हमारे पूरे खानदान ने नहीं खाया यार, ये कहां से बना दे। तो एक बेटा एक ऐसा टाइम था जहां पे मेरे को यही नहीं पता था कि मोहितो को पीते हैं। मैंने बोला हाँ एक दोस्त को कि हाँ मोहितो ट्राई करेगा, मैंने हाँ मोहितो भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आपको पता नहीं, आपको देखना पड़ेगा कैसे बनती हैं चीजें, हाउ टू प्रोड्यूस। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। चलो जी, सबसे पहले देखते हैं यहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बोल रहा है?
क्या बनाना है और कितना बनाना है। सो आपके पास ऑप्शन है, जैसे मान लो ये बना सकते हैं, 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 खूब सारे ऑप्शंस है। और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपके दो मेजर फीचर्स हैं कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाए, क्योंकि लोग बहुत हैं देश के अंदर, तो सबके लिए तो सबके लिए बनाना है, लेकिन क्या क्या बनाना है वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। दूसरी चीज, जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि क्या बनाना है, तो आप ये सोचते हो कैसे बनाना है। मान लो कि रोटी बनानी है, मान लो कि रोटी बनानी है, तो कैसे बनाए, लोगों से बनवाएं, लेबर से बनवाएं कि मशीनों से करवाएं। ठीक है, लोगों से बनवाएं कि मशीनों से बनाएं। तो ये दो चीजें होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पर लेबर के थ्रू काम करवाया जाए, कुछ बनाना हो तो लेबर की मदद से बनवाया जाए। और एक ऐसी जगह जहां पे मशीनों के थ्रू आप कोई चीज बनाते हो, उसे कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। जैसे कि इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज करी जाती है और यूएस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज करी जाती है। आप देखो कोई भी ब्रिज डैम बनता है, हमारे यहाँ पे लोग लगे रहते हैं, लोग ये ऊपर वो ऐसा गिट्टी विट्टी लेके आ रहे हैं, पटक रहे हैं। लेकिन आप जब देखोगे बाहर के देशों में वो मशीनों से करते हैं काम, हाँ या ना। तो लेबर और कैपिटल दोनों के दोनों की एक टेक्निक होती है। अब आप ये चूज करते हो कि कैसे बनाए, इससे बनाए कि इससे बनाए। ठीक है, अब मान लो हमने सोचा लेबर इंटेंसिव से बनाते हैं, आगे गए। तीसरा सवाल, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। अब सानिध्य सर सोच रहे तुम्हारे कि यार बाहर आया हुआ है गरीब आदमी, साहब 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, साहब हमें खाना दे दो। मेरे को तो भाई, मैं एक तो इतना इमोशनल आदमी हूं ना, मैं इतना इमोशनल आदमी हूं कि मैं किसी का दुख ना सह नहीं पाता हूं, मेरे से ना देखा नहीं जाता है किसी का दुख। फिर एक मेरे से ना एक सुंदर कन्या भी आई, बोलती है कि तुम्हारे घर में खाना है क्या। मैंने बोला हाँ है ना। फिर एक अमीर आदमी भी आया, बोलता है यार भाई बहुत भूख लग रही है यार, कुछ बढ़िया सा बना दे मेरे लिए। अब प्रॉब्लम यह है कि किसके लिए बनाऊं, इसके लिए बनाऊं, इसके लिए बनाऊं कि इसके लिए बनाऊं। अब तुम एक चीज देखो, फिर सेंसिबली अगर अपन सोचे तो क्या होना चाहिए कि भाई एक आदमी, गरीब आदमी आया है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो सबसे पहले किसके लिए बनाना चाहिए बेटा, सबसे पहले तो कन्या के लिए बनाना चाहिए। स्त्री मोह भी कुछ होता है, और मतलब आप देखो ना, मतलब मैं बना दूंगा टेंशन मत लो, लेकिन किसके लिए बनाना है आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया मैं तो कन्या के लिए बना रहा हूं। तो ये होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आप 3 सवाल के जवाब देते हो कि किसके लिए बना रहे हो, कैसे बना रहे हो और क्या बना रहे हो। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वही सारी चीजें हैं बट हमने इसको चार्ट में प्रेजेंट कर दिया है। चलो बेटा जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से है। क्यों, मेजॉरिटली अब जो आप आगे के पॉइंट्स देखोगे वो सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार देखे जाते हैं। अभी सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखो ध्यान से। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, या अभी तक हम जान चुके हैं। ठीक है, अब आप हर चीज नहीं बना सकते और हर चीज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कई बार आपको कोई चीज चूज करनी पड़ती है दोनों मिलने की बजाय। क्यों, आप ये भी रख लो और ये भी रख लो, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको कई बार कुछ चीजें जानी देनी पड़ती हैं कुछ चीज पाने के लिए, समझ आया। तो बेसिकली मैं आपको समझाता हूं देसी भाषा में। आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में आप बाहर जाके खाना भी खा सकते हो और 100 रुपए में आप जाके मूवी भी देख सकते हो। तो आपने चूज किया, मान लो कि हम कुछ खा लेते हैं, ठीक है, तो आपने कुछ खाया मतलब आप मूवी नहीं देख रहे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वो है कॉस्ट जो कि आप एंजॉयमेंट ले सकते थे मूवी देखने पर आपने नहीं लिया, इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। देखो ध्यान से, लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन देखोगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि अगला बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो कि आपने जाने दिया, फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब ध्यान से समझो इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट आपको चूज करना पड़ता है कि किसको ले और किसको छोड़ दें। तो छोड़ने वाला जो एंजॉयमेंट आप ले सकते थे उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं ये बोलूं कि खाने बनाने की कितनी चीजें हैं, तो आप बोलोगे सर आप अनगिनत बोल सकते हो, मतलब कितनी डिशेस होती हैं, दुनिया भर में चले जाओ तो पता नहीं क्या क्या मिल रहा है किस किस देश के कोने में, हाँ या ना। हर जगह पे कोई ना कोई नई रेसिपी, कोई ना कोई नई डिश आपको मिल ही जाएगी। बना तो हम बहुत सकते हैं, लेकिन खा कितना सकता है आदमी? खा तो कम ही सकता है ना। हम हर चीज नहीं बना सकते। जब डिनर बनता है तो चूज करते हो आप। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको पीपीएफ या पीपीसी भी कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सोसाइटी मस्ट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ ऑलमोस्ट द इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, कि हम हर कुछ बना सकते हैं, लेकिन चूज करना पड़ेगा क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, ध्यान से देखो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है बेटा? एक ग्राफ है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ पे बताता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसके अंदर। बेसिकली अगर मेरे पास 2 किलो आटा है तो उसमें मैं कितने पराठे बना सकता हूं और कितने मैं पूड़ी बना सकता हूं या रोटी बना सकता हूं, इसके मैं 2 कॉम्बिनेशन देखूंगा। अगर मान लो 1 किलो आटे में मैं 5 अगर पराठे बनाता हूं तो हो सकता है मैं 10 पूड़ियां बना सकता हूं। अब मुझे पराठे ज्यादा करने तो क्या करना पड़ेगा, पूड़ियां कम करनी पड़ेंगी और पराठे बढ़ाने पड़ेंगे, हाँ या ना। समझ आए? इसे ही कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। 2 का कॉम्बिनेशन, किसी को ज्यादा करना पड़ेगा तो किसी को कम, इधर बढ़ाना है तो इसको कम करना पड़ेगा, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, इसके कुछ नाम भी हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। बेटा ये जैसे हमने बबलू भाई को हम 3-4 नामों से जानते हैं। बबलू, सीएम क्यों? चंद्रमौली नाम है इनका, तो चंद्रमौली का शॉर्ट फॉर्म सीएम साहब, उसके साथ छोटा डॉन। तो भैया जैसे एक इंसान के 4-5 नाम होते हैं, वैसे ही पीपीएफ या पीपीसी के भी 3-4 नाम होते हैं। तो याद रख लेना, कई बार आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तो आप कंफ्यूज रहोगे, है ये क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये क्या पूछ लिया। तो भैया यार पीपीसी की बात हो रही है, पीपीएफ की बात हो रही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात हो रही है, तो आप समझा सको। ठीक है, अब कुछ चीजें हमें यहां पे माननी पड़ती हैं। क्या मानना पड़ेगा सर? कुछ अजम्पशंस होते हैं, आपको लेकर चलना पड़ता है, तभी ये पीपीएफ या पीपीसी बना सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो। अजम्पशंस में समझ लो, आप बस इतना दिमाग में रहो, चल मान लिया। क्या मानना है? ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है। मतलब 10 किलो आटा है तो 10 किलो ही आटा है, 11 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, फिक्स्ड है, ये मानना पड़ेगा। दूसरा, ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूसिंग। बेटा हम 2 क्यों लेते हैं? सिर्फ हम 2 ही गुड्स लेंगे, पर सर क्यों लेते हैं? एग्जाम्पल समझने के लिए, पीपीसी समझने के लिए हमको 2 ही लेना होता है। हम ज्यादा लेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आसानी से समझने के लिए हम एग्जाम्पल 2 ही लेते हैं। तो आप पीपीएफ में हमेशा देखोगे एग्जाम्पल आपको 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, कि 2 प्रोडक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं, इसी 2 प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा। पहली बात, रॉ मटेरियल या रिसोर्स आपको फिक्स्ड है कि 10 किलो ही होगा, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होगा। क्यों सर? अरे ज्यादा होगा तो ज्यादा बनाओगे, कम होगा तो कम बनाओगे, तो हम यहां पे वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं एक ही रिसोर्स में देखें कितना बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 2 ही गुड्स हो। तीसरा पॉइंट, बेटा जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हो इसमें वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, पूरा इस्तेमाल हो रहा है, पूरा फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और चौथी चीज, बाकी सारी टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो कांस्टेंट है। मान लो मशीनें मेरे पास 5 है और वही मॉडल की मशीनें हैं, आप मॉडल मशीन का बढ़ा भी नहीं रहे, ना गिरा रहे, ना मशीनें बढ़ा रहे हो, ना मशीनें कम कर रहे हो, उतनी ही आपको रहने देनी पड़ेगी। बेसिकली आप कितना बना सकते हो, 2 गुड्स या 2 प्रोडक्ट कितने बना सकते हो, जब मैं रिसोर्स भी उतने ही दूं, जब मैं 2 ही प्रोडक्ट बनाने को दूं, जब आप सारे रॉ मटेरियल को इस्तेमाल भी कर रहे हो और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी उतनी ही है, तो हम ये देख पाते हैं कि ये 2 प्रोडक्ट्स में हम कितना ज्यादा कितना बना सकते हैं दूसरे को सेक्रीफाइस करके। ठीक है, आपको कुछ बनाना होगा तो दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ हम समझते हैं व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा ये कुछ नहीं है, अपन ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा,
किसी चीज को गंवाना पड़ता है किसी चीज को पाने के लिए, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, मार्जिनल क्या होता है, हमने कितना गवाया कितना पाया इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, सिंपल एज दैट। एक पेट है किसका, दिगराज सर का, एक ही पेट है भाई, 4-5 नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी खा सकता है ना इंसान। अभी कंफ्यूज हो रहे, 3 समोसे ले लूं, 2 जलेबी ले लूं क्या है, चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। नहीं नहीं यार, एक काम करते हैं, 1 समोसा लेता हूं 5 जलेबी ले लेता हूं, है ना, ये भी तो कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, 4 समोसे ले लेता हूं 1 जलेबी लेता हूं। अरे यार नहीं 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 नहीं, इतना नहीं खा पाएंगे, इतना नहीं खा पाएंगे। एक काम करते हैं, 2 समोसे 3 जलेबी। हाँ ये परफेक्ट है बॉस। आपने लेकिन एक चीज नोटिस करी, मैं किसी चीज को कम कर रहा हूं तो दूसरी चीज को बढ़ा भी रहा हूं, हाँ या ना। दिगराज सर अगर 2 समोसे लेते हैं तो इधर से 3 जलेबियां उठाते हैं, हाँ या ना। लेकिन मान लो अगर इन्होंने एक और जलेबी यहां से उठा ली, क्या बेटा, मान लो अगर उन्होंने एक और जलेबी यहां से एक और समोसा यहां से उठा लिया तो उन्हें 1 जलेबी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। मतलब किसी का त्याग करना पड़ेगा किसी को पाने के लिए। इसीलिए SRK ने कहा था कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है। तो इसे समझ आया, हाँ या ना। सो आप चूज करते हो क्या मैं खोऊं और क्या मैं पाऊं, आप कुछ सेक्रीफाइस करते हो कुछ गेन करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, MRT क्या होता है, MRT बताता है बेटा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये MRT क्या है, एक फॉर्मूला है जो ये बताता है कि आपने कितना पाया, सॉरी कितना खोया और उसमें से कितना पाया, इसको बताता है कि आपको कितना खोना पड़ा जिसके वजह आपको कितना मिला। इसका एक रेशियो होता है कि भैया मैंने कुछ खोया होगा कुछ छोड़ा होगा तभी मैंने कुछ चूज किया होगा ना। मेरे पास एक बैग है जिसमें 10 प्रोडक्ट आ सकते हैं, तो मुझे भाई कुछ हटाना पड़ेगा कुछ रखने के लिए। शादी की प्लेट देगी तुम्हें खाने की, उसमें आप सामान रख लेते हो। मान लो आपको रोटी ज्यादा चाहिए तो चावल कम करने पड़ेंगे ना, और चावल चाहिए तो रोटी हटानी पड़ेगी। तो देयर इज अ बैलेंस, आप बैलेंस ढूंढते हो इसके अंदर, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट होता है बेटा, सिंपल है, आप देख सकते हो। सिंपल कैसे है बेटा, सिंपल है, आप चेंज देखते हो कि आपने कितना खोया और आपने कितना पाया, उसको डिवाइड करते हो, ठीक है, समझ आया। और ये जो MRT होता है ये डिसाइड करता है कि आपका जो PPC का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। यहां पे मैं आपको एक शेड्यूल दिखा रहा हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इस शेड्यूल में क्या है, हमारे पास पॉसिबिलिटीज है ABCDEFG, ठीक है। हमारे पास कुछ 6-7 पॉसिबिलिटीज है। अब पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है, मैं ले रहा हूं गन और बटर, असला हम भी रखते हैं पहलवान। तो भैया यहां पे देखो हम 21 गन बना रहे हैं और 0 मक्खन बना रहे हैं, ठीक है। मक्खन एकदम 0 है और 21 बंदूकें हैं। हमने 20 बंदूकें बनाई तब जाके 1 बटर बन रहा है, ठीक है। आई नो तुम्हें लग रहा होगा सर कैसे होगा ये, मक्खन और बटर तो बहुत अलग, सॉरी मक्खन और गन तो बहुत अलग अलग चीजें। मान लो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिससे मक्खन और बटर बनता है, तो मुझे अगर कुछ बनाना होगा ना तो मुझे दूसरे वाले को कम करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मशीनों से बन रहा है और मशीन सेम यूज हो रही है, तो क्या कर सकते हो, कुछ लोग हैं जो गन भी बनाते हैं, कुछ लोग हैं जो बटर भी बनाते हैं और वो सेम ही लोग हैं। तो क्या करूंगा मैं, एक काम करूंगा भैया, कुछ लोगों को बोलूंगा जो तुम गन छोड़ो तुम बटर बनाओ, तो उनका गन वाला जो पार्ट है वो कम हो गया और बना क्या, बटर बन गया। तो वैसे ही 21 गन्स बना रहे थे तो 0 बटर था, 20 गन बनाया, 1 छोड़ दिया तो 1 बटर पाया, 2 छोड़ा तो दूसरा बटर पाया, 3 छोड़ा तो हमने कितना आया, 3 बटर बनाया, फिर हमने 4 छोड़ा, फिर हमने 5 छोड़ा और फिर 0 ही कर दिया। पर आप एक चीज देखो, जैसे ही हम यहां कम करते जा रहे हैं तो यहां पे बढ़ता भी जा रहा है। सर ये MOC क्या है, MOC मैंने बताया था, आप पहले से दूसरे को माइनस करते हो। देखो यहां पे कितने का डिफरेंस है, 1 का, 21 से 20 हुआ 1 आ गया, 20 से 18 हुआ कितना, 2 आ गया, 18 से 15 हुआ कितना, 3 हो गया, 15 से 11 हुआ कितना हुआ, 4 हो गया। तो बेसिकली आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो उसको बताता है ये। और आपको मैंने MRT बताया था, कितना आपने गवाया कितना आपने पाया
उसको बताता है। जो गवाते हो वो पहले आता है, जो आप पाते हो वो नीचे आता है, तो उसको डिवाइड करना होता है। जैसे कि आपने एक गवाया तो एक पाया, हाँ या ना, आपने एक सेक्रीफाइस किया तो एक पाया, आपने दो सेक्रीफाइस किया तो भी आपने एक ही पाया। कैसे? एक से दो ही तो बढ़ा ना, एक से दो ही बढ़ा। अब देखो यहां पे आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो, एक एक बढ़ता जा रहा है, यहां पे एक बढ़ा, 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 हाँ या ना। तो हम यहां पे देखोगे कि बटर तो हम एक ही एक पाते जा रहे हैं, बटर तो हम एक ही एक बढ़ता जा रहा है, 1b 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 1b, ठीक है। b मतलब बटर, ये हम एक गेन करते जा रहे हैं, लेकिन हम कितना त्याग कर रहे हैं। पहले एक गन छोड़ी, एक गन छोड़ी, फिर हमने दूसरी गन छोड़ी, फिर हमने 3 गनें छोड़ी, फिर 4 छोड़ी, 5 छोड़ी, 6 छोड़ी, हमने पूरा का पूरा यहां पे ये सैक्रिफाइस वाला पार्ट देखा। इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, समझ आया? चलो अब इसका मैं आपको ग्राफ बताता हूं कैसे काम करता है। इसी पॉइंट्स को मैं आपको ग्राफ पे शो करूंगा। देखो जब 21 गने बना रहे थे तो कोई भी बटर नहीं था, तो देखो यहां पे हो गई गन्स, ये वाला साइड हो गया गन्स का, ये गन्स है, देखो ये गन्स है, ये कौन सा है? बटर है। तो देखो इस वाले पॉइंट पे तो हम बटर एक भी नहीं बना रहे, 21 की 21 गन है, ठीक है। लेकिन इस वाले पॉइंट में देखो ये 20 गन बना रहे थे, तब जाके हमारा एक बटर बन रहा था, याद है। फिर हम 18 पे आए, 18 पे देखो 2 गने बन रही थी, हाँ या ना। आप ऐसे चेक करते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे और ये ऐसा आपको कर्व देखने को मिलेगा यहां पर, समझ आया? ऐसा आपको कर्व यहां पर देखने को मिलेगा। ये हर एक वो पॉसिबिलिटी को बता रहा है जो कॉम्बिनेशन हम यहां पर चेक कर रहे हैं। क्लियर है? देखो लास्ट में दिख रहा है आपने 6 बटर बनाया और 0 गन बनाई, यहां पे भी आपको दिखेगा 6 आपने बटर बनाया और 0 आपने गन्स बनाई। क्लियर है? चलो अब बेटा देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड्स। पीपीएफ का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि हमें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है और कुछ गेन करना होता है। ये एक इनवर्स रिलेशन को बताता है। क्या बताता है? इनवर्स रिलेशन। एज देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द अनदर गुड। एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। इस इनवर्स रिलेशन की वजह से ये डाउनवर्ड होता है, ठीक है। फिर आता है कॉनकेव शिफ्ट क्यों होता है? कॉनकेव शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि आप एक से एक ज्यादा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को आप क्या करते हो बेटा? आप कमोडिटी को सैक्रिफाइस करते हो दूसरी कमोडिटी को गेन करने के लिए। तो यहां पे जो एमआरटी होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे इंक्रीजिंग होता है। तो कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया आपका ये एमआरटी जो है, सॉरी आपका जो ये पीपीएफ है वो कॉनकेव शेप्ड होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि यहां पे इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, एमआरटी इंक्रीजिंग होता है। और अगर मान लो कॉन्वेक्स पूछा तो आप बोल देना एमआरटी डिक्रीजिंग है इसीलिए। क्लियर है सबको? हाँ चलो जी अब देखो इसको जरा देखो, स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा जल्दी से देखते हैं पॉइंट। देखो अब आती है 2 चीजें, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अब देखो अभी तक हम समझ रहे थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में कि 2 प्रोडक्ट्स को बनाना है। अब कैसे बनाना है? कोई ज्यादा बन सकता है, कोई कम बन सकता है, पर अगर इसको कम करना है और इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो क्या होता है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ पे जो ये लाइंस होती है ना, ये जो लाइंस, ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये डॉट्स शो करते हैं कि हर चीज एकदम बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हुई है, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ और कुछ भी ज्यादा नहीं बना। मतलब आप देखो प्रॉपर तरीके से जो होता है। बेसिकली मैं अगर आपको ये विदेशी भाषा में समझाऊं कि मैंने भंडारे पे लोग बुलाए, भंडारा हो रहा भाई साहब, 200 लोगों का भंडारा है, मैंने जितना सामान लाया उसमें सारे के सारा सामान यूज हो गया और सारे के सारे लोगों ने खा लिया, तो एकदम परफेक्ट चीज होगी ना, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, एक पूरी एक सब्जी भी नहीं बची और ना ही किसी को कम पड़ा। तो बेसिकली जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं, ये वाला पॉइंट जो लाइन पे हमें शो करता है यही वाला पॉइंट होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इस लाइन के जो बाहर होता है ये पॉइंट F, इसे हम कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब अगर 1 लीटर दूध है हमारे पास, अगर 1 लीटर दूध है तो क्या मैं 1 लीटर दूध में 5 किलो दही बना सकता हूं? नहीं,
नहीं। क्यों भाई? 1 किलो दूध में मैक्सिमम भी 1 किलो ही दही बन पाएगा ना, हाँ या ना? अब मान लो जैसे 1 कप चाय है, 1 कप दूध है, 1 कप दूध और 1 कप पानी अगर मिला दूं तो कितनी चाय बनेगी? 2 कप बनेगी, 5 कप तो नहीं बन जाएगी। तो इसे कहा जाता है अनअटेनेबल। जितनी रिसोर्सेज है, जितने हमारे पास सामान है, उस सामान में तो इतना ही बन पाएगा। ये अनअटेनेबल है, ये बना ही नहीं पाएंगे हम लोग, हाँ या ना? और ये कौन सा होता है? ये होता है अटेनेबल। अटेनेबल मतलब कि बना सकते हैं। 1 लीटर दूध में हम जो है 1 कप चाय बना सकते हैं, लेकिन बाकी का क्या करेंगे? बाकी बच जाएगा, बाकी बच जाएगा, बाकी हो सकता है बचा बचा खराब हो जाए। तो ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन शो करती है कि कुछ बचा भी नहीं, ना ही ऐसा हुआ कि बहुत वेस्ट हो गया, मतलब हर चीज परफेक्टली आपकी काम आ गई। जैसे कि देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू दोस कॉम्बिनेशन एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, देयर कैन बी 2 अटेनेबल ऑप्शंस। क्या है? सबसे पहला देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफ द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट। जब बेस्ट पॉसिबल मैनर पे आप काम करना चाहते हो तो आप किसी भी पॉइंट पे काम कर सकते हो इस लाइन के, ठीक है? ऊपर मतलब अनअटेनेबल है और नीचे वाला क्या बोलता है? अटेनेबल है। बना सकते हो लेकिन चीजें आपकी वेस्ट होंगी। क्लियर? जैसे कि अटेनेबल क्या होता है कि भैया इस कपड़े को मैं पतला कर सकता हूं, ठीक है? स्किनी जीन्स बना सकता हूं एक मैं पतला सा सिलाई मार के, लेकिन ये अनअटेनेबल है भाई। आपको पतला होना पड़ेगा तभी बटन लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता, ठीक है? कोई भैया 36 की कमर में 20 की पैंट नहीं पहन सकता, आपको पतला होना पड़ेगा, नहीं तो भैया बड़ी कमर की आप पैंट लो, ठीक है? चलो जी, अब आ जाओ। मैंने अभी जैसे बोला था आप लोगों को, कैन पीपीएफ बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन? हाँ भैया हो सकता है, लेकिन यहां पे एमआरटी क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। मैंने भी आपको बताया था, ठीक है? चलो जी नेक्स्ट देखो, चेंज इन पीपीएफ। ये चेंज इन पीपीएफ क्या है? ध्यान से देखना। अब क्या होता है, जो आपने ग्राफ पढ़ा ना, वैसा ग्राफ देखा आपने, ये चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है सर? क्यों होता है? उसके 2 मेजर पॉइंट देखो। इन द चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी चेंज होती रहती है, कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है भैया? कई बार रॉ मटेरियल कम पड़ जाएगा, कई बार रॉ मटेरियल ज्यादा हो जाएगा, कई बार मशीन बेटर हो जाएगी, कई बार मशीन पुरानी हो जाएगी। तो इस चीजों की वजह से आप लोगों का प्रोडक्शन फर्क हो जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है, इसलिए इसको चेंज इन पीपीसी कहा है। समझ आया? 2 तरह के चेंज है। क्या होता है? एक होता है शिफ्ट इन पीपीसी और एक होता है रोटेशन इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी में दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर, दोनों प्रोडक्ट्स या मैं बोलूं गुड्स, दोनों गुड्स के अंदर आपके बदलाव आ रहा होता है। दोनों के गुड्स में या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, या तो आपके जो रॉ मटेरियल हैं वो चेंज हो जाएंगे, रिसोर्सेज चेंज हो जाएंगे, या तो बढ़ जाएंगे या तो कम हो जाएंगे। रोटेशन में किसी एक ही गुड के रॉ मटेरियल में या उसकी टेक्नोलॉजी में या तो बढ़त होती है या गिरत होती है, सिर्फ एक ही में। इसे रोटेशन कहते हैं। जब दोनों में बदलाव हो तो वो हो गया शिफ्ट, जब एक ही में बदलाव हो तो वो क्या हो गया? रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। शिफ्ट इन पीपीसी क्या है? सिंपल सी देखो बेटा, बहुत सारा हमारे पास बारूद है, गन पाउडर है, बहुत सारा गन पाउडर है, हाँ या ना? गन पाउडर है और बहुत सारा हमारे पास स्टील है। तो हम देखो कितनी सारी असला बारूद बना सकते हैं, ठीक है? असला हम भी रखते हैं, पहलवान है, बदमाशी का शौक है ना। मेरा पिताजी बदमाश था, मैं भी बदमाश हूं। अभी जब तुम देखोगे यहां पे दूध देखोगे तो दूध भी खूब सारा है हमारे पास। तो जितना ज्यादा दूध होगा उतना ही मक्खन बना सकता हूं ना मैं, हाँ या ना? तो जितना ज्यादा मेरे पास सामान होगा उतना ज्यादा बनाते जाऊंगा। तो इसे शिफ्ट में क्या कहते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि भैया हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ गई या हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए। अब मान लो पहले मेरे पास 10 ही रिसोर्सेज हुआ करते थे, तो मैं 10 ही बना पाता था। अब जैसे ही मेरे पास रॉ मटेरियल बढ़ गया, सामान ज्यादा आ गया, तो मैं क्या करूंगा? अब मैं ज्यादा बना पा रहा हूं। कैसे? मेरे पास सामान ज्यादा आ गया तो मैं ज्यादा सामान बना पा रहा हूं, ठीक है? 1 कप दूध में मैं 1 ही कप चाय बना पाता था, अब 2 कप दूध आ गया है तो मैं 2 कप चाय बना सकता हूं, ठीक है? अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट हमेशा इंक्रीज प्रोडक्शन दिखाता है, लेफ्टवर्ड उल्टा जो होगा इसका वो डिक्रीज प्रोडक्शन दिखाता है। ध्यान से देखो, अब भैया एक छन की तो आपका एक बूंद तो आपका दूध है, 2-4 बूंदे तो आपकी दूध की हैं, इसमें कितना मक्खन बनाओगे भाई? बहुत छोटा सा, बहुत कम। लेकिन उसके साथ देखो,
अगर तुम इसका गन पाउडर देखो तो ये बहुत ही कम है, स्टील देखो कितना सा है, तो बंदूक कितनी बड़ी ऐसे क्या एक की 47 बना लोगे क्या? छोटी सी तो बनेगी ढिचकियां वाली, हाँ या ना? तो बेसिकली अब आप नॉर्मली देखो, मैंने शिफ्ट इन पीपीसी बताया आपको कि जब दोनों के रिसोर्सेज बढ़ते हैं, दोनों बढ़ते हैं, तो आपका शिफ्ट आता है राइट में। दोनों जब बढ़ते हैं, तो अगर दोनों कम होते हैं एक साथ, तो उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अंदर की तरफ चल गया, अंदर का मतलब होता है कम प्रोडक्शन हो रहा है, और बाहर जाता है तो उसको कहते हैं ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए उसको अटेन करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब रोटेशन इसका जस्ट ऑपोजिट है, अलग है थोड़ा। रोटेशन में ज्यादा कुछ नहीं होता, रोटेशन में कोई एक चीज में चेंज हो रहा होता है। जैसे कि दूध तो उतना ही बन रहा है, दूध तो वैसे ही बन रहा है, लेकिन मान लो आपके गन में चेंज आ गया। ठीक है, गन में चेंज आ गया, दूध की तो क्वांटिटी अच्छी थी, मान लो गन में चेंज आ गया, गन का सामान कम आ रहा है तो गन कम बना पाओगे। अब देखो यहां पे क्या हो गया, जैसे मान लो अपन ने यहां पे दिया है कि देखो ये देखो गन यहां पे बराबर है, गन यहां पे बराबर है, यहां पे जो दिखाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है बी और ये वाला जो पार्ट है सी, ये बताता है कि कैसे जो गन है वो तो बराबर है, बटर या तो ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। क्यों? हो सकता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट बताता है कि भैया आप जो है कम बना पा रहे हो क्योंकि रॉ मटेरियल कम है। राइटवर्ड शिफ्ट बताता है कि आप ज्यादा बना पा रहे हो क्योंकि ज्यादा रॉ मटेरियल आ गया है या टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। समझ आया? और सेम इसका ऑपोजिट एग्जांपल ले लो, बटर उतना ही बन रहा है, गन्स कम बना पा रहे हो या ज्यादा बना पा रहे हो बताता है राइटवर्ड, मतलब ज्यादा बना पा रहे हो, और ये बताता है कम बना पा रहे हो। बेसिकली रोटेशन में एक गुड या एक कमोडिटी के टेक्नोलॉजी या उसकी रिसोर्सेज में कम या ज्यादा होता है, और शिफ्ट में दोनों बढ़ती हैं या दोनों कम होती हैं। ठीक है, समझ आया बेटा? इसे रोटेशन पीपीसी भी कहते हैं। ध्यान से देखो, however in case of degradation technology or decrease in resources, PPF will rotate to the left from AB to आपका DB। यहीं पे देखोगे तो क्या बोलेगा, improvement or an increase in resources for production of a commodity on y axis will rotate from AB to CB। ये देखो AB से AC या BC तक DC तक चला जाएगा। समझ आया? चलो जी बेटा, यही होता है हमारा चैप्टर समाप्त। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो। ये हर उस बच्चे के साथ शेयर करना जो कि इकोनॉमिक्स में अव्वल नंबर लाना चाहता है और खूब आगे बढ़ना चाहता है। बेटा कई बार होती है कुछ चीजें समझ नहीं आती, तो ये ध्यान रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि भैया परेशानी या संघर्ष भी उसी को मिलता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हर एक उस व्यक्ति को भेजो ये वीडियो जो कि इकोनॉमिक्स में ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट मार्क लाना चाहता है, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और जुड़े रहो नेक्स्ट टॉपर्स के साथ। हम ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के साथ आते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल बताएं, और कैसी और चीजें आपको चाहिए उसके बारे में भी हमें बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।